हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्प में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 8 की। तो दोस्तों, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो आपकी तैयारी ये बहुत ही अच्छी हो गई होगी, मैं इसकी आशा करता हूँ। क्योंकि दोस्तों, हमने तैयारी बहुत अच्छी तरीके से की है। प्रत्येक टॉपिक पर हमने विस्तार से चर्चा की है। तो दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो किसी टॉपिक को लेकर, तो दोस्तों आप अपना कमेंट है, अमूल्य कमेंट हमें हमें हमारे साथ साझा कर सकते हैं। दोस्तों, जहां तक संभव होगा उस समस्या का समाधान जल्द ही किया जाएगा। दोस्तों, एग्जाम के बाद में समस्या का समाधान करने से कुछ नहीं होगा। कोई समस्या हो तो अपनी समस्या है या किसी सवाल का उत्तर है, उसमें सस्पेंस होने पर दोस्तों आप कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं मॉडल पेपर 8। दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं कि मॉडल पेपर 7 था, उसमें 5 या 6% ऐसे थे जिनके उत्तर हमने नहीं बताए थे। तो सबसे पहले मॉडल पेपर 7 के जो बेस्ट क्वेश्चन थे उन पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो दोस्तों, मॉडल पेपर 7 के जो प्रश्न थे उनमें प्रश्न संख्या 58 और 59 को हमने बाकी छोड़ दिया था। जिसमें प्रश्न संख्या 58 है वो ये था कि यह रास्ता साइकिल के लिए है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कंपलसरी साइकिल ट्रैक। इस प्रश्न का उत्तर बताना था दोस्तों। एक प्रश्न था साइकिल क्रॉसिंग, एक था कंपलसरी साइकिल ट्रैक। तो कंपलसरी कंपलसरी नाम से पता चल रहा है कि ये अनिवार्य है। जो कंपलसरी साइकिल ट्रैक है दोस्तों, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, इनमें अंतर क्या है दोनों में, ये भी आगे साइकिल क्रॉसिंग है, इसमें भी दोनों सिंबल है और इसमें भी है। तो इन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों, यही हमें पहचाना है। तो दोस्तों, जो कंपलसरी साइकिल ट्रैक होता है ये अनिवार्य रूप से केवल और केवल साइकिल के लिए होता है, और ये हमारे लिए एक आदेश होता है। और आदेशात्मक सड़क चिन्ह किस में होते हैं दोस्तों, वृत्त में होते हैं। तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों के उत्तर है वो देने हैं कि जो रास्ता साइकिल के लिए ही है इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपलसरी साइकिल ट्रैक। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार प्रश्न संख्या 59 है कि आगे साइकिल क्रॉसिंग है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, आपको कहूं कि आगे पैदल पार पथ है या आगे जेब्रा क्रॉसिंग है, तो आप क्या समझेंगे, ये हमारे लिए आदेश है या हमारे लिए कोई चेतावनी है। तो दोस्तों, हमारे लिए चेतावनी होती है कि आगे पैदल पार पथ है, जेब्रा क्रॉसिंग है या आगे साइकिल क्रॉसिंग है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस टाइप से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 है हमारा कि वाहन में लगी एक्सल या शाफ्ट का जो सही क्रम होता है वो बताइए। तो दोस्तों, इसमें जो एक्सल दी ये शाफ्ट दी हुई है, एक्सल या शाफ्ट है, उनका क्रम है, उनका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि सबसे पहले प्रोपेलर शाफ्ट होती है, बाद में डिफरेंशियल एक्सल होती है, बाद में रियर एक्सल होती है। दोस्तों, सबको पता है रियर एक्सल जो पीछे के दोनों पहियों के बीच में होती है उसे कहते हैं, उसके जस्ट तुरंत डिफरेंशियल होता है। डिफरेंशियल मोड में गाड़ी को मुड़ते समय बहुत ही सहायता प्रदान प्रदान करता है। गाड़ी के दोनों पहियों की जो गति है उन दोनों के मध्य संतुलन बनाए रखने का काम करता है। कौन सी स्थिति में, मोड़ के समय, गाड़ी को मोड़ते समय दोस्तों। इस प्रकार इसके अलावा दोस्तों बात करें, ये एक प्रोपेलर शाफ्ट है जो गियर बॉक्स के साथ में जुड़ी होती है, और गियर बॉक्स दोस्तों इंजन से जुड़ा होता है जहाँ क्रैंक शाफ्ट होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार क्रैंक शाफ्ट है वो क्लच के माध्यम से गियर बॉक्स के साथ जुड़ा होता है, और गियर बॉक्स है वो प्रोपेलर शाफ्ट के द्वारा डिफरेंशियल से जुड़ा होता है, और डिफरेंशियल दोस्तों रियर एक्सल से जुड़ी होती है, और ये रियर एक्सल है वो पहियों के साथ में जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 है गियर बॉक्स का काम नहीं होता। गियर बॉक्स है उसका क्या काम नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 है वाहन को रोड व लोड के हिसाब से चलाने हेतु। दोस्तों, ये बिल्कुल सही है कि वाहन है उसको रोड के हिसाब से, मतलब रोड है अच्छी है तो हाई गियर में चलाएंगे, और अगर टूटी फूटी है तो कम गियर में चला सकते हैं। तो मतलब लोड लोड मतलब अगर भार ज़्यादा है तो भी कम गियर में चलाएंगे, और भार ज़्यादा है कम है, भार ज़्यादा होगा तो कम गियर में, और भार कम होगा तो ज़्यादा गियर में हम चला सकते हैं। मतलब रोड और लोड के हिसाब से चलने में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। स्पीड कम या ज़्यादा करने में भी गियर सहायता करते हैं। ज़्यादा शक्ति प्राप्त करने हेतु टॉर्क प्राप्त करना, वो दोस्तों ज़्यादा शक्ति प्राप्त करने हेतु इंजन को टॉर्क प्राप्त करने के लिए समय देता है। कौन देता है, गियर है वो अपनी जो पोजीशन है वो क्लच के माध्यम से इंजन से हटा के इंजन को एक समय देता है कि आप अपना टॉर्क बढ़ा लीजिए, बाद में मैं आपके साथ जुड़ूंगा ताकि मुझे आवश्यक शक्ति के साथ में गति मिल सके। दोस्तों, अगला है इंजन की शक्ति को जोड़ना और तोड़ना। दोस्तों, ये कार्य गियर बॉक्स का नहीं होता, और हमें यही पूछा गया है कि गियर बॉक्स का काम नहीं है। दोस्तों, इंजन की शक्ति को जोड़ने और तोड़ने, जिसे हम इंगेज करना और डिसएंगेज करना भी कहते हैं, तो दोस्तों ये कार्य क्लच का होता है न कि
गियर का। तो दोस्तों इस प्रकार दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन हो जाएगा बी, द हो जाएगा कि इंजन की शक्ति को इंगेज करना व डिसंगेज करना, जोड़ना या तोड़ना। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों हमारा, एकदम सिंपल प्रश्न है, साधारण प्रश्न है। प्राइम मूवर की का को दूसरा नाम क्या है? प्राइम मूवर का दूसरा नाम क्या है, या प्राइम मूवर को भी कहा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 1 इंजन हो जाएगा। इंजन को दोस्तों प्राइम मूवर भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इंजन एक ऐसी युक्ति है जो क्रिया करती है तथा किसी ऊर्जा का रूपांतरण करने का काम करती है, या किसी कार्य को करने में हमारी मदद करती है। उस वस्तु को हम इंजन कहते हैं, और इंजन है प्राइम मूवर, मतलब प्राथमिक रूप से ये किसी ऊर्जा को है, क्या है, एक एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में परिवर्तित करने का काम करता है। क्योंकि दोस्तों इंजन है वो रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलते हुए उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और यांत्रिक ऊर्जा है वो पहियों तक जाते जाते गतिज ऊर्जा में बदल जाती है दोस्तों। तो दोस्तों आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न था प्रश्न संख्या 4 कि राजस्थान में कुल कितने आरटीओ कार्यालय है? आरटीओ का मतलब होता है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, मतलब क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय हिंदी में कहा जाए तो दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों मैंने आपको एक बार बता दिया है, अब आप कमेंट में बताइए कि आरटीओ का पूरा नाम क्या है, हिंदी में आरटीओ को क्या कहते हैं तथा अंग्रेजी में इसका पूरा नाम क्या है। देखते हैं कि आपने मेरा जो जवाब है वो सुना या नहीं। दोस्तों मैंने आरटीओ का नाम बता दिया है, तो आरटीओ का नाम आप कमेंट में लिखिए। आरटीओ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आरटीओ। आरटीओ की संख्या है 53 दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, ये एक सिंपल प्रश्न था जो मुझे लग रहा था कि हो सकता है एग्जाम में आ जाए। प्रश्न संख्या 5 है हमारा, राजस्थान के बारे में असत्य कथन। ये दोस्तों मेरे हिसाब से आपके सिलेबस का भाग नहीं है, फिर भी मैं ये बताना आपके कमेंट्स पर, आपके कमेंट्स के मतलब दबाव के कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि राजस्थान का जो NH-15 है ये सबसे लंबा राजमार्ग है, जो 878 किलोमीटर लंबा है। दोस्तों आप सबको पता होगा कि NH-15 है राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH को हिंदी में नेशनल हाईवे मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं, जिसकी लंबाई 878 किलोमीटर केवल राजस्थान में है, जो राजस्थान के बाड़मेर में प्रवेश करते हुए जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर से होते हुए आगे पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर की ओर आगे बढ़ जाता है। दोस्तों इसके अलावा बात करें NH-73 ये सबसे छोटा है, जिसकी लंबाई कितनी है 5 किलोमीटर। दोस्तों राजस्थान का सबसे छोटा NH कौन सा है? 73, जो कि भिवाड़ी अलवर में है। इसके अलावा दोस्तों बात करें SH का मतलब है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे की संख्या कितनी है? 85। दोस्तों बिल्कुल राजस्थान में स्टेट हाईवे की संख्या कितनी है? 85। इसके अलावा दोस्तों बात करें नंबर 4 है SH-9B। SH-9B सबसे छोटा राज्य राजमार्ग है। दोस्तों ये सबसे छोटा राज्य राजमार्ग है NH-9B, जो कि राजस्थान के सुकेत से लेकर रामगंज तक जो कोटा जिले में आता है वहाँ स्थित है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों SH-1 है वो राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य राजमार्ग है। ये थी हमारी बेसिक जानकारी। अब शुरू करते हैं दोस्तों मॉडल पेपर 8। तो दोस्तों मुझे आपसे एक और उम्मीद है कि मैं आपसे ये चाहता हूँ कि हमारी जितनी भी क्लासें हुई है उन क्लासों को देखकर, पढ़कर, सुनकर, समझकर, जो भी आपके मन में हो रहा है, मन पर आप पे क्या बीत रही है, आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, या आपका क्या सुझाव है हमारे लिए, तो दोस्तों आप अपनी राय है वो कमेंट्स में लिखिए। दोस्तों अब जो आज का दिन बचा है तैयारी के लिए शेष, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक मॉडल पेपर है वो और बना दिया जाए। दोस्तों इस मॉडल पेपर में केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। इस पेपर में आपके संपूर्ण सिलेबस में जैसे कि रोड साइन है, रोड मार्किंग है, उनसे संबंधित प्रश्न है वो नहीं लिए गए हैं, बहुत ही कम लिए गए हैं। सिग्नल से संबंधित आदि आदि, क्योंकि दोस्तों सिग्नल से या साइन से संबंधित जो प्रश्न है वो बहुत ही सीमित संख्या में है, इसलिए वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और मैं ये नहीं चाहता कि वो प्रश्न बार बार रिपीट हो। रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें 1 से जो 100 प्रश्न होंगे उनमें केवल नए प्रश्न होंगे, बहुत ही अच्छे प्रश्न होंगे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं बिना देर किए प्रश्नों का कि किस प्रकार के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला होगा कि सेक्शन स्ट्रोक में पिस्टन की दिशा होती है। सेक्शन यानी होता है दोस्तों जिस स्ट्रोक में ईंधन इंजन या सिलेंडर के अंदर आता है उस स्ट्रोक को सेक्शन स्ट्रोक कहते हैं, और ये इंजन का पहला स्ट्रोक होता है। दोस्तों सबको पता होगा कि जो पहला प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर 3 है, उत्तर करेक्ट हो जाएगा कि TDC से BDC की तरफ। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये होता है सिलेंडर, ये होता है पिस्टन। दोस्तों जैसे ये पिस्टन नीचे आएगा तो ये अपने साथ में क्या है, यहाँ से जो वाल्व होगा वहाँ से ईंधन को अंदर खींच लेगा, और यहाँ जो सिलेंडर है इस भाग को पूरा भर लेगा। दोस्तों ये होता है सेक्शन स्ट्रोक। आगे बात करें दोस्तों, हमारा अगला है पेट्रोल इंजन में इग्निशन। इग्निशन यानी होता है जलाना।
इग्निशन होता है जब पिस्टन कहाँ होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 का, प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, टीडीसी पर। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जैसे सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन होता है, पिस्टन अगर जब ऊपर होगा टीडीसी पर तो ईंधन है वो जलेगा। क्योंकि दोस्तों दूसरा स्ट्रोक होता है कंप्रेशन का। कंप्रेशन में हवा पेट्रोल के मिश्रण को कंप्रेस किया जाता है और कंप्रेस करने के बाद में स्पार्क प्लग के द्वारा, चिंगारी के द्वारा इसको जलाने की क्रिया होती है। दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा टीडीसी पर। प्रश्न संख्या हमारा 3 है, प्रश्न संख्या हमारा 3 है कि टू स्ट्रोक इंजनों में पोर्ट 2 का प्रयोग होता है। दोस्तों सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है दोस्तों, कि एक होता है टू स्ट्रोक इंजन, एक होता है फोर स्ट्रोक इंजन। तो दोस्तों टू स्ट्रोक में पोर्ट होते हैं, उसी स्थान पर 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं, उनमें वाल्व होते हैं। दोस्तों वाल्व होते हैं वो जो सिलेंडर हेड होता है उस पर होते हैं, पोर्ट है वो सिलेंडर के बगल में होते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 3 है, इसका उत्तर हो जाएगा नंबर 3 कि ताज़ा ईंधन आने व जली गैसों को बाहर निकालने का काम ये करते हैं। कौन करते हैं? पोर्ट करते हैं। तो दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि टू स्ट्रोक प्रश्न में जली हुई गैसों को बाहर निकाला जाता है किसके द्वारा? वाल्व के द्वारा, पोर्ट के द्वारा, मैनिफोल्ड के द्वारा या सभी के द्वारा? तो दोस्तों आपको सही प्रश्न करना है, टू स्ट्रोक में दोस्तों पोर्ट होते हैं न कि वाल्व। दोस्तों इसको दूसरी भाषा में मैनिफोल्ड भी कहा जा सकता है। तो आप इस जो शब्द है इनको लेकर कंफ्यूज न हो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 है हमारा कि समय से पूर्व वाल्व का खुलना कहलाता है। समय से पूर्व मतलब पहले खुलना लीड कहलाता है हमेशा, वाल्व लीड, और बाद में खुलना वाल्व लेग कहलाता है। दोस्तों आगे बात करें, प्रश्न संख्या 5 है हमारा कि डीजल इंजन में के सिलेंडर में ईंधन पिस्टन की किस अवस्था में इंजेक्ट करता है? डीजल इंजन की बात हो रही है, सिलेंडर में ईंधन है, पिस्टन की किस अवस्था में? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 5 है, इसका उत्तर हो जाएगा कि संपीड़न स्ट्रोक के समय टीडीसी के समीप। दोस्तों जो ये आपका सिलेंडर होता है, इसमें जब ये पिस्टन ऊपर जा गया होता है, जहाँ यहाँ किसका जो हवा का जो कंप्रेस है वो किया जाता है, कंप्रेस करते ही दोस्तों आप सबको पता है डीजल इंजन में क्या है, फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा डीजल की फुहार मारी जाती है। कहाँ पर? टीडीसी पर। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, स्नेहक जिसे हम लुब्रिकेंट भी कहते हैं किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? कोयले से, जानवर की हड्डियों से, वनस्पति से, उपरोक्त सभी? दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, ऑयल पंप का कार्य होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है, करेक्ट हो जाएगा, दबाव के साथ ऑयल भेजना। कौन? ऑयल पंप का काम होता है दबाव के साथ ऑयल भेजना। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा कि ग्रीस का प्रयोग होता है या ग्रीस का प्रयोग किया जाता है व्हील बेयरिंग में, डिस्ट्रीब्यूटर में, गियर बॉक्स में, 1 व 2 दोनों? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 व 2 दोनों। प्रश्न संख्या दोस्तों हमारा 9 है, सभी आधुनिक कारों में लुब्रिकेशन प्रणाली में होता है कि जो आधुनिक कारें हैं उनमें जो लुब्रिकेशन प्रणाली है उसमें क्या होता है, ये प्रश्न है दोस्तों। तो ये इसमें उत्तर हो जाएगा ऑयल फिल्टर। दोस्तों आधुनिक कारों में क्या होता है? ऑयल फिल्टर होता है लुब्रिकेशन प्रणालियों में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, लुब्रिकेशन ऑयल को ठंडा रखने के लिए कुछ इंजनों में लगे होते हैं। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर हो जाएगा ऑयल कूलर। दोस्तों जो लुब्रिकेशन ऑयल है वो स्वयं क्या गर्म हो जाता है इंजन को ठंडा करने के लिए, तो स्वयं गर्म हो जाने के कारण इसको कौन ठंडा करता है? ऑयल कूलर। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 10 का उत्तर हो जाएगा 3। प्रश्न संख्या 11 है हमारा, प्रश्न संख्या 11 है कि ऑयल पंप में स्नेहक का लेवल के द्वारा मापा जाता है। जो ऑयल पंप होता है उसमें स्नेहक का लेवल है वो किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसमें नंबर 1 है मेजरिंग गेज, ऑयल बोथ वोट, मेजरिंग टेब, ऑयल डिप स्टिक। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है करेक्ट हो जाएगा, ऑयल डिप स्टिक के द्वारा दोस्तों ऑयल संप में स्नेह का लेवल मापा जाता है। दोस्तों प्रश्न संख्या 12 है, लुब्रिकेटिंग ऑयल के डाइल्यूशन का कारण होता है। दोस्तों आप सबको पता होगा डाइल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूशन ये होता है पतला करना या मतलब इसको थोड़ा सा पतला बनाना। जो लुब्रिकेट ऑयल होता है उसको पतला बनाने के लिए दोस्तों इसमें क्या है, लुब्रिकेटिंग ऑयल के डाइल्यूशन का कारण होता है क्या होता है? ईंधन। ईंधन के कारण ये पतला हो जाता है लुब्रिकेटिंग ऑयल। आगे है प्रश्न संख्या हमारा 13 है, इंजन में प्रयुक्त संघनन में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए? मतलब प्रश्न संख्या 13 क्या पूछ रहा है कि इंजन में प्रयोग है तो संघनन में, संघनन में जो लुब्रिकेंट ऑयल होता है में कौन सा गुण होना चाहिए? क्वथनांक तापमान कम होना चाहिए, बिल्कुल सही है। गर्म और ठंडी दशाओं में श्यानता समान हो। श्यानता का मतलब है ये सघनता इसकी, मतलब गाढ़ापन होता है जो इसका फोम का बनना, महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग तापमान का सामना करना। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 13 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गर्म और ठंडी दशाओं में श्यानता का समान रहना। दोस्तों प्रश्न संख्या 14 है
कि रेडिएटर में पानी कम हो जाने के कारण क्या हो सकता है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 14 का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब कि हेड गैस के टूटी होना, कोर से लीकेज होना, होज पाइप लीक होना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों, इंजन के अधिक गर्म होने का क्या कारण हो सकता है। तो नंबर 1 है रेडिएटर में पानी का नहीं होना, प्री इग्निशन होना, वाटर पंप का बंद होना, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों प्रश्न संख्या 16 प्रश्न है कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किस लिए किया जाता है ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि इंजन को कार्यकारी तापमान पर बनाए रखना, इसके लिए कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आगे है प्रश्न संख्या 17 हमारा, रेडिएटर किस धातु के बनाए जाते हैं। तो दोस्तों इनका उत्तर हो जाएगा ए व दो दोनों, मतलब तांबा और पीतल दोनों के क्या बनाए जाते हैं रेडिएटर। क्योंकि इसमें क्योंकि लगातार पानी डाला जाता है तो पानी से इसमें जंग न आ जाए, तो इसलिए तांबा और पीतल की धातु का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या दोस्तों 18 है उबलते हुए रेडिएटर। रेडिएटर दोस्तों आप सबको पता है क्या है, इंजन को ठंडा करने के लिए होता है जिसमें पानी डाला जाता है, तथा आजकल कूलेंट वाले रेडिएटर भी आने लगे हैं जिसमें कूलेंट डाला जाता है, पानी की आवश्यकता नहीं होती। उबलते हुए रेडिएटर में शीतल जल मिलाया जाए तो क्या होगा। शीतल जल यानी होता है ठंडा पानी, अगर आप एकदम गर्म रेडिएटर में डालेंगे तो क्या हो सकता है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि इंजन का शीर्ष है वो विरूपण या दरार आ जाएगी। जो आपका इंजन का शीर्ष भाग है या रेडिएटर के की जो दीवारें हैं वो फटने की है, वो पूरा चांस रहेगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 है इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों हमारा 19 है, रेडिएटर फैन का उद्देश्य होता है। रेडिएटर फैन का क्या उद्देश्य होता है। दोस्तों प्रश्न संख्या 19 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा रेडिएटर के बीच में से हवा खींचना। रेडिएटर जो फैन होता है, फैन यानी पंखा, इस पंखे का काम होता है वातावरण से ठंडी हवा खींचना, और रेडिएटर में अंदर जो पानी बह रहा है जो इंजन को ठंडा करने का काम कर रहा है उसको ठंडा करना। दोस्तों प्रश्न संख्या हमारा 20 हो जाएगा, रेडिएटर फैन चलते हैं किसके द्वारा चलते हैं, बिजली और पट्टों के माध्यम से दोस्तों रेडिएटर फैन चलता है। प्रश्न संख्या दोस्तों हमारा 21 है, प्रश्न संख्या 21 है हमारा, इंजन में जल शीतलन प्रणाली विभिन्न प्रकार की होती है। जल पंप के साथ प्रदत्त जल शीतलन प्रणाली का नाम क्या होता है। दोस्तों प्रश्न संख्या 21 का उत्तर हो जाएगा प्रणोदित संचरण प्रणाली। प्रश्न संख्या 22 है, पानी के इंजन होते हैं, एकदम सिंपल प्रश्न है, वाटर कूल्ड। प्रश्न संख्या हमारा 23 है, गैस इंजन का आकार होता है कि जो गैस के जो इंजन होते हैं इनका आकार कैसा होता है, छोटा होता है। जो डीजल और पेट्रोल इंजन होते हैं इनकी तुलना में गैस इंजन है वो थोड़े छोटे होते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 24 है, गैस टरबाइन का भाग होता है। प्रश्न संख्या 24 का उत्तर हो जाएगा कंप्रेसर, बर्नर, नोजल, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है कि इंजन की नॉकिंग यानी होता है खटखटान की आवाज आना। इंजन की नॉकिंग को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं कंप्रेशन का अनुपात, कोल्ड मिक्सचर, एडिटिक्स, ये मतलब योगज, उपरोक्त सभी। दोस्तों 25 का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों प्रश्न संख्या 26 है, भारत में सर्वप्रथम एयर कंप्रेसर का प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी टाटा मोटर्स ने। प्रश्न संख्या 27 है दोस्तों हमारा, एयर फिल्टर सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 2 प्रकार के। दोस्तों जो एयर फिल्टर होते हैं इन दोनों प्रकारों में, एक तो होता है जो दोस्तों चिकनाहट लिए होता है, जो वातावरण में से जो वायु आती है उसमें जो धूल के कण होते हैं उनको अपने पास में चिपका लेता है। एक होता है दोस्तों सूखा, जिसमें जाली लगी होती है जो वायु को साफ करने का साधारण रूप से काम करता है। प्रश्न संख्या दोस्तों हमारा 28 हो जाएगा कि मध्य शीतक के प्रयोग से संपीड़क की दक्षता हो जाती है, क्या हो जाती है दोस्तों। प्रश्न संख्या 28 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बढ़ जाती है। मतलब जो मध्य शीतक होता है, शीतक यानी ठंडा करने वाला, के प्रयोग से संपीड़क है, संपीड़क की दक्षता क्या हो जाएगी दोस्तों, बढ़ जाएगी। आगे है डायनेमो करंट देता है। दोस्तों आप सबको पता है कि जो गाड़ियां होती है इनमें एक डायनेमो होता है और एक अल्टरनेटर होता है। तो डायनेमो डीसी पैदा करता है जबकि अल्टरनेटर एसी पैदा करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डीसी। दोस्तों डीसी को एसी में बदलना तो बहुत आसान है, लेकिन एसी को डीसी में बदलना बहुत ही कठिन है, यह बात ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 30 है, बैटरी चार्ज नहीं होती क्या कारण हो सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है डायनेमो कनेक्शन लूज है, आर्मेचर जल गया हो, फिर मेल टूटी हुई, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों।
प्रश्न संख्या 31 है, बैटरी की चार्जिंग की जांच करने वाला यंत्र होता है कि जो बैटरी की चार्जिंग है इसको कौन नापता है? बैटरी एलिमिनेटर। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है दोस्तों, सेल्फ सर्किट में वायरिंग जलने से बचाने के लिए क्या लगाते हैं? जो सेल्फ सर्किट होता है उसमें वायरिंग जल जाती है तो इसके लिए क्या लगाया जाता है? तो दोस्तों आप सबको पता है प्रश्न संख्या 32 में क्या होता है दोस्तों? सोलेनॉइड स्विच, एक स्विच लगा दिया जाता है ताकि वायरिंग जले नहीं। प्रश्न संख्या 33 है, डीजल के शीघ्र जलने का मुख्य कारण क्या होता है? दोस्तों सबको पता है डीजल में एक गुण होता है जो इसके प्रज्वलन जो गुण होते हैं उनके आधार पर इसको C10 नंबर दिए जाते हैं और यही इसका उत्तर हो जाएगा कि डीजल के शीघ्र जलने का कारण होता है इसके C10 नंबर। दोस्तों इसके C10 नंबर है 30 से लेकर 50 के मध्य होते हैं। जो ऑक्टेन नंबर होते हैं दोस्तों ये पेट्रोल को प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें प्रश्न संख्या 34 है, फिल्टर साफ करने के लिए हवा का दबाव देते समय प्रयोग करते हैं। फिल्टर साफ करते समय हवा का दबाव देते समय किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? प्रश्न संख्या 34 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्लग का। प्रश्न संख्या 35 है, धुआं युक्त नीला एग्जास्ट निम्न में से होता है। धुआं युक्त नीला एग्जास्ट मतलब नीला धुआं, हल्का नीला धुआं देना क्या कारण हो सकता है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अत्यधिक ईंधन की खपत होने पर धुआं युक्त नीला एग्जास्ट होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 36 है हमारा, ECU का पूरा नाम क्या है? ECU का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 37 है कि इंजन को प्रारंभ करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? इंजन को प्रारंभ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्लो प्लग। जो इंजन को प्रारंभ करने के लिए काम आता है वो ग्लो प्लग होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 38 है, पुश रोड 1 मिनट पुश रोड इंजन में उपयोग किया जाता है। पुश रोड इंजन में उपयोग किया जाता है दोस्तों। किसका उपयोग किया जाता है? वेज दहन कक्ष का। दोस्तों अगला प्रश्न है, अर्धगोलीय दहन कक्ष के सिलेंडर में कितने वाल होते हैं? अर्धगोलीय दहन कक्ष में दोस्तों प्रश्न संख्या 39 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2 वाल होते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, उप असेंबली के अंतर्गत आते हैं। उप असेंबली के अंतर्गत क्या आते हैं? जनरेटर, स्टार्टर, मोटर, ऑयल फिल्टर, उपयुक्त सभी। दोस्तों प्रश्न संख्या हमारा 41 है कि अधिक दूरी तय करने का ईंधन खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर किसी कोई भी वाहन है वो अधिक दूरी तय करेगा तो दोस्तों उसका जो ईंधन खपत है वो नियत तो नहीं रहेगी, क्योंकि गाड़ी का जो इंजन है वो लंबी चलने के कारण गर्म हो जाएगा और गर्म हो जाने के कारण ईंधन खपत है थोड़ी सी मात्रा में बढ़ जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 है, वाहन में ब्रेक की कमी से कैसा शोर सुनाई देता है? वाहन में ब्रेक की कमी से तो दोस्तों चिल्लाना, क्लिकिंग, खड़खड़, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों प्रश्न संख्या 43 है, ट्रक के टायर में सामान्यतः कितनी परतें होती है? जो ट्रक का टायर होता है उसमें जिसे हम परतों को हम लेयर कह सकते हैं और लेयर को हम प्लाई रेटिंग के माध्यम से दर्शाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 12 से 16। दोस्तों प्रश्न संख्या 44 है हमारा कि किस कारण मोटर गाड़ी का क्लच पूरी तरह डिसंगेज नहीं हो पाता? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्लच प्लेट घिसी हो, प्रेशर प्लेट स्प्रिंग कमजोर हो, क्लच पेडल फ्री प्ले कम हो, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 44 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है, क्या कारण है कि गियर कठिनता से पड़ते हैं? जो गियर है वो कठिनता से मतलब डाले जा रहे हो, मतलब कठिनाई हो रही हो गियर को चेंज करने में, तो क्या समस्या हो सकती है? प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 है गियर बॉक्स व इंजन एक सीध में होना, सिलेक्ट मैकेनिज्म खराब होना, लुब्रिकेशन की कमी होना। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि लुब्रिकेशन की कमी होना गियर में कठिनता का कारण हो सकता है। प्रश्न संख्या दोस्तों 46 है, प्रश्न संख्या 46 है, प्रोपेलर शाफ्ट में कंपन क्यों होता है? प्रोपेलर शाफ्ट आप सबको पता है इंजन में अंतिम रूप में क्रैंक शाफ्ट होती है और क्रैंक शाफ्ट के बाद में दोस्तों आप सबको पता है क्लच होती है, क्लच के बाद में गियर बॉक्स होता है, गियर बॉक्स के बाद में प्रोपेलर शाफ्ट होती है। तो दोस्तों ये जो प्रोपेलर शाफ्ट है इसके कंपन करने का क्या कारण हो सकता है? दोस्तों यूनिवर्सल जॉइंट खराब होने का कारण हो सकता है। प्रश्न संख्या 47 है हमारा कि मोटर गाड़ी कभी दाएं कभी बाएं भागती है, तो इसका क्या कारण हो सकता है कि मोटर गाड़ी कभी इधर कभी उधर जाती हो? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, व्हील अलाइनमेंट सही न होना। दोस्तों मैं आपको यहाँ ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन बोलने से बहुत ज़्यादा समय है वो लगता है, और दोस्तों हमें केवल रिवीजन टाइप में इन प्रश्नों को करना है, न कि फुल व्याख्या के साथ में। दोस्तों आगे बताऊं, प्रश्न संख्या हमारा 48 है, ब्रेक पेडल पूरा दबाने पर ही ब्रेक क्यों लगते हैं? तो क्या कमी हो सकती है? ब्रेक एडजस्टमेंट है वो गलत होने पर ऐसा हो सकता है दोस्तों।
प्रश्न संख्या 49 है कि एक ब्रेक के रिजर्वायर में दबाव क्यों कम बनता है, जो दबाव है कम क्यों बन रहा है, इसका कारण बताना है दोस्तों। इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एयर पाइपलाइन लीक होने के कारण दोस्तों जो दबाव है रिजर्वायर में दबाव कम बनेगा दोस्तों। इस प्रकार प्रश्न संख्या हमारा 50 है। 50 नंबर प्रश्न है कि इंजेक्टर प्रेशर कम होने का क्या कारण हो सकता है, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इंजेक्टर प्रेशर सही सेट नहीं होना, इंजेक्टर स्प्रिंग टूटी हुई होना, खराब नीडल वाल्व होना, उपरोक्त सभी। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 51 है दोस्तों कि इग्निशन के समय मिस फायर क्यों होता है, जो इग्निशन यानी ज्वलन के समय मिस फायर होने का कारण क्या होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 51 का उत्तर हो जाएगा कि स्पार्क प्लग है वो गंदा है। इसके अलावा दोस्तों प्रश्न संख्या 52 है कि बैटरी चार्ज न होने के क्या कारण हो सकते हैं, बैटरी चार्ज नहीं हो रही है इसका कारण क्या हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 1 है डायनेमो ड्राइविंग बेल्ट टूटी हुई या स्लिप होना, चार्जिंग सर्किट के तार टूटे या ढीले होना, कट आउट के पॉइंट एडजस्ट नहीं होना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 52 का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 53 है दोस्तों कि सेल्फ स्टार्टर घूमता नहीं है, क्या कारण संभव है कि जो सेल्फ स्टार्टर होता है गाड़ियों को स्टार्ट करने में काम आता है, तो अगर घूमता नहीं है तो क्या कारण हो सकता है कि बैटरी डिस्चार्ज होगी, तो इसको चेक कर लेना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न है इंजन ओवर हीट होता है, ओवर हीट यानी होता है सामान्य बहुत अधिक तापमान इसका हो जाता है और बंद हो जाता है, ओवर हीट होता है तो इसका संभावित कारण क्या होता है, तो 54 का उत्तर हो जाएगा पानी की कमी। तो दोस्तों अगर इंजन ओवर हीट होता है तो आपको रेडिएटर में पानी का जो लेवल है उसको चेक कर लेना चाहिए। प्रश्न संख्या 55 है कि तेल की खपत अधिक होती है तो इसका क्या कारण हो सकता है, तेल की खपत अधिक होने से दोस्तों वायरिंग खराब हो, बारी लीकेज हो, मिश्रण रिच हो, ये सभी दोस्तों ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। दोस्तों अगर ये क्लास पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें दोस्तों इसके अलावा मैं बात करूं आपको कि हमारी जो लगभग तैयारी है वो समाप्त होने वाली है। जो तैयारी थी उसमें हमने संपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा कर ली है, मॉडल पेपर भी हमने काफ़ी देख लिए हैं। तो दोस्तों अब ज़्यादा मॉडल पेपर से मुझे लगता नहीं कोई फ़ायदा होगा दोस्तों, जो प्रश्न छूट रहे हैं उनको मैं मॉडल पेपर के सामने के रूप में ही आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों 2 से 3 वीडियो और है जो छोटे छोटे बनाए जाएंगे जिनमें सुपरफास्ट जो प्रश्न है महत्वपूर्ण उनका रिवीजन करवाया जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या हमारा 56 है इंजन से आवाज आती हो तो इसका क्या कारण हो सकता है, प्रश्न संख्या 56 का उत्तर हो जाएगा वाल्व की आवाज होना। प्रश्न संख्या 57 का देखते हैं एग्जॉस्ट से काला धुआं निकलने का कारण क्या हो सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है गाड़ी चलते इसमें चौक लगा रहना, स्पार्क प्लग ठीक से कार्य न करना, एयर फिल्टर रुका हुआ होना। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब 58 नंबर प्रश्न है फ्यूल की बचत के लिए मोपेड की चाल क्या होनी चाहिए, दोस्तों फ्यूल यानी होता है ईंधन की बचत, मतलब तेल को बचाने के लिए मोपेड यानी होता है जो पेडल होते हैं, साइकिल के पेडल होते हैं उसी टाइप से गाड़ियों में भी पेडल होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपकी गाड़ी में तेल खत्म हो गया है या गैस खत्म हो गई है तो दोस्तों आप मोपेड की सहायता से वाहन को आगे ले जा सकते हैं। तो दोस्तों जो मोपेड है उसकी अधिकतम जो चाल है वो कितनी होनी चाहिए ये प्रश्न है। प्रश्न संख्या 58 को उत्तर हो जाएगा कि आपकी जो मोपेड की चाल है वो कम से कम वो क्या है 20 से लेकर 30 किलोमीटर के बीच में होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 59 है कितने किलोमीटर चलने के बाद जीप के इंजन की ट्यूनिंग करानी चाहिए, दोस्तों ट्यूनिंग शब्द है कितने किलोमीटर चलने के बाद में जीप के इंजन की ट्यूनिंग ये होता है चेकअप करवाना या जो टूटी फूटी चीज़ें हैं उनको बदलवा लेना, या जो कहें कि इसकी जो कार्य प्रणाली होती है इंजन की उसको उसमें अगर कुछ गड़बड़ आ गई है तो उसको सुधरवा लेना ताकि इंजन है वो ईंधन की खपत कम करे और ऑयल कम खाए तथा शक्ति पैदा ज़्यादा करे और गाड़ी का पिकअप बढ़िया हो। तो दोस्तों इस प्रकार इंजन की ट्यूनिंग है कब करवा लेनी चाहिए, लगभग आपके वाहन के 12,000 किलोमीटर चलने के बाद में करवा लेनी चाहिए। दोस्तों आगे प्रश्न संख्या 60 है पैदल यात्रियों के लिए बने क्रॉसिंग पर अगर कोई पैदल यात्री खड़ा हो तो आप क्या करना चाहेंगे, मतलब पैदल पार पथ पर अगर कोई आदमी खड़ा है तो आपका क्या दायित्व बनता है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। जब तक पैदल यात्री सड़क क्रॉस करे तब तक वाहन रोककर खड़े हो जाएंगे और उसके बाद में आगे जाएंगे। प्रश्न संख्या दोस्तों 61 है कि अगर आप संकड़े ब्रिज पर हैं पहुंच गए और सामने से उस ब्रिज पर किसी दूसरे वाहन ने प्रवेश कर लिया है तो आप क्या करेंगे, दोस्तों इसका जो विकल्प है अगले। तो दोस्तों प्रश्न था कि आप ब्रिज पर एंटर होने वाले हैं और सामने से ब्रिज पर संकड़ा ब्रिज है और सामने से किसी दूसरे वाहन ने एंटर कर लिया है तो दोस्तों आपका क्या दायित्व बनता है, प्रश्न ये था। तो दोस्तों आपका दायित्व बनता है कि सामने का वाहन ब्रिज क्रॉस करे तब तक रुक जाएं और उसके बाद में आगे जाएंगे।
इसके अलावा दोस्तों प्रश्न संख्या जो 62 है वो क्या कहता है, प्रश्न संख्या 62 है कि अगर कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो तो किसी व्यक्ति को चोट लगी हो तब आपका क्या दायित्व बनता है। तो प्रश्न संख्या 62 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, घायल व्यक्ति के लिए हर संभव प्रयास करना और 24 घंटे में पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाना। दोस्तों प्रश्न संख्या हमारा 63 है, यदि किसी वाहन को कौन सी तरफ आप किसी वाहन को कौन सी तरफ से ओवरटेक कर सकते हैं। एकदम सिंपल प्रश्न है, आगे जा रहे वाहन के दाईं साइड से होकर हमें उसको ओवरटेक कर सकते हैं। प्रश्न संख्या जो हमारा 64 है, बिना फाटक के रेलवे। दोस्तों आप सबको पता है फाटक दो प्रकार की होती है, एक फाटक वाली और एक बिना फाटक वाली। तो दोस्तों जो बिना फाटक की रेलवे क्रॉसिंग को पार करने के लिए जो ड्राइवर को है क्या करना चाहिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 64 का उत्तर हो जाएगा एक, कि वाहन बाएं और खड़ा करके पता करें कि कोई ट्रेन आ रही है या नहीं। दोस्तों अगर ट्रेन आ रही है तो आपको पार नहीं करना है, अगर आपको लगता है कि ट्रेन आ रही है तो आपको गाड़ी को रोके रखना है। प्रश्न संख्या दोस्तों 65 है, कच्चा यानी लर्निंग लाइसेंस कितनी अवधि के तक होता है। दोस्तों इसकी वैलिडिटी पूछी गई है कि इसकी जो वैलिडिटी होती है कितनी होती है, 6 माह तक की। दोस्तों 1 माह से लेकर 6 माह तक। प्रश्न संख्या हमारा 66 है, बिना फुटपाथ की सड़क पर यात्री को क्या करना चाहिए। अगर फुटपाथ नहीं बना, फुटपाथ यानी मतलब पैदल चलने के लिए स्थान, अगर फुटपाथ नहीं बना हुआ है तो यात्री को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आप सबको पता है, वैसे हम अगर फुटपाथ बना हुआ है तो रोड की किस साइड में चलते हैं दोस्तों। माना कि ये रोड है तो हम रोड के दाईं साइड में चलते हैं, सॉरी बाईं साइड में। अगर दोस्तों यहाँ फुटपाथ नहीं होता, नहीं हो बना हुआ, तो आपको दाएं साइड में चलना चाहिए, मतलब उल्टी साइड में चलना चाहिए, ताकि आपको सामने से आ रहे वाहन है वो आसानी से दिखाई दे सके तथा दुर्घटना से बचा जा सके। तो दोस्तों रोड के दाएं ओर इसका प्रश्न संख्या 66 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न ऑप्शन नंबर 2, रोड के दाएं ओर चलना चाहिए। प्रश्न संख्या 67 है, नीचे दिए वाहन को जानने के लिए अग्रता देनी चाहिए। नीचे दिए वाहन को जानने के लिए अग्रता दी जानी चाहिए। छोटे वाहन, एम्बुलेंस और फाइटर, एक्सप्रेस और सुपर एक्सप्रेस, सार्वजनिक परिवहन जैसे बस। मतलब आप नीचे कौन से वाहन ऐसे हैं जिनको आगे जाने के लिए दोस्तों प्राथमिकता दी जानी चाहिए या उनको आसानी से जल्दी तुरंत ही रास्ता प्रदान कर देना चाहिए। तो दोस्तों वो है एम्बुलेंस और फायर फाइटर। प्रश्न संख्या हमारा 68 है कि रात्रि में वाहन साइड में रोकना हो तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों एकदम सिंपल प्रश्न है कि पार्किंग लाइट को ऑन कर लेना चाहिए। प्रश्न संख्या 69 है, रोड पर जेब्रा क्रॉसिंग का निशान क्या बताता है। रोड पर जेब्रा क्रॉसिंग क्या बताता है, पद यात्री का रोड क्रॉस करने के लिए रास्ता बना हुआ है, ये बताता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है, प्रश्न संख्या 70 है, आपके पीछे एम्बुलेंस नज़दीक आ गई है तो आप एम्बुलेंस को क्या करोगे। दोस्तों एकदम सिंपल प्रश्न है कि आप अपना वाहन रास्ते के बाईं ओर करके रास्ता देंगे, मतलब अपना वाहन है वो साइड में करके क्या कर देंगे, एम्बुलेंस को रास्ता दे देंगे। प्रश्न संख्या हमारा 71 है कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल लाइट क्या दिखाती है। एकदम सिंपल प्रश्न है, वाहन को रोकिए। प्रश्न संख्या 72 है, ट्रैफिक सिग्नल में हरी लाइट क्या दर्शाती है, आप वाहन आगे ले जाएं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या हमारा 71 है, द्रव्य चालित हाइड्रोलिक स्टीयरिंग को कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, पावर स्टीयरिंग। प्रश्न संख्या 72 है, वाहनों को निम्न में से कौन सा ईंधन द्वारा चलाया जा सकता है, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी। तो उपरोक्त सभी। दोस्तों प्रश्न संख्या 73 है, वाहन में इंजन को किस स्थान पर स्थापित किया जा सकता है, आगे, पीछे, मध्य में या सभी। दोस्तों ये सभी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 है कि इंजन द्वारा वाहन के चारों पहियों को चलाने वाला सिद्धांत कहलाता है। तो 4 व्हील ड्राइव। एकदम सिंपल प्रश्न है दोस्तों, आप सबको पता भी होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या हमारा 75 है, पेट्रोल इंजन में दहन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल इंजन की बात हो रही है दोस्तों, स्पार्क प्लग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 है, पावर स्टीयरिंग में शक्ति पारेषण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पावर स्टीयरिंग में। दोस्तों इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तरल पदार्थ का। प्रश्न संख्या हमारा 77 है, वाहन में स्टीयरिंग का प्रयोग होता है वाहन को घुमाने के लिए, वाहन संतुलन के लिए, वाहन की रेखीय गति के लिए। दोस्तों प्रश्न संख्या 77 का ऑप्शन हो जाएगा वाहन को घुमाने के लिए। प्रश्न संख्या दोस्तों हमारा 78 है कि मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग में आता है। दोस्तों कई बुक्स में इसको समतल दे रखा है, कई बुक्स में इसको उत्तल दे रखा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तल लेंस होता है वो किसी बड़ी वस्तु को छोटा करके दिखाता है, समतल दर्पण है जितनी वस्तु का आकार होता है उतना दिखाता है, और अवतल दर्पण है वो
छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। तो दोस्तों हमें बड़ी गाड़ियों को छोटा करके देखना होता है, क्योंकि कांच की साइज़ छोटी होती है। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। दोस्तों आगे देखें प्रश्न संख्या 79, टायरों में गुण होना चाहिए कैसा? मोटर गाड़ी को तीव्र गति से भगाए, बिल्कुल तीव्र गति से भगाने के लिए टायर नहीं होते दोस्तों। इसके अलावा ऑप्शन नंबर 2 है समुचित रोड फ्रिक्शन सरफेस प्रदान करे। दोस्तों ये प्रश्न सही हो जाएगा कि जो टायर होते हैं उसका गुण कौन सा होना चाहिए? समुचित रोड फ्रिक्शन सरफेस प्रदान करे। दोस्तों प्रश्न संख्या 80 है हमारा, टायर का डिजाइन बना भाग कहलाता है। टायर पर जो डिजाइन बनी होती है वो भाग क्या कहलाता है? थ्रेड, अंग्रेजी में THREAD, थ्रेड। यहाँ ट्रेड आया लेकिन इसको थ्रेड कह सकते हैं, हिंदी में कहें तो थ्रेड होता है दोस्तों ये। दोस्तों प्रश्न संख्या हमारा 81 है कि वर्तमान में किस प्रकार के टायर प्रयोग किए जा रहे हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हाई प्रेशर टायर। दोस्तों हाई प्रेशर टायर लो प्रेशर टायर में अंतर क्या है? हाई प्रेशर टायर है वो सड़क पे बिल्कुल बहुत ही कम जगह से सड़क को इस टच करेगा, जबकि लो प्रेशर टायर होते हैं वो देखने में चौड़े होते हैं तथा इनकी जो सरफेस होती है वो सड़क के साथ में बहुत ज़्यादा लंबी दूरी से टच होती है। जखन मारवाड़ी में क्या ना चौड़ा टायर या पतला टायर, जो जिनका जो टॉप सिरा होता है, टॉप साइड है वो क्या होती है? एकदम पतली होती है, वो हाई प्रेशर टायर होते हैं और इनका बहुत कम भाग है वो सड़क के साथ में टच होता है। प्रश्न संख्या 82 है, टायर शीघ्र घिसने का क्या कारण हो सकता है? प्रश्न संख्या 82 का उत्तर हो जाएगा हवा का दबाव सही नहीं होना, व्हील अलाइनमेंट का सही नहीं होना, भार अधिक होना, उपरोक्त सभी। दोस्तों आप सबको तब व्हील यानी होता है पहिया, अलाइनमेंट यानी होता है संतुलन। दोस्तों जो पहियों का जो संतुलन होता है वो सही नहीं होगा तो टायरों की जो घिसावट है वो असमान रूप से रहेगी दोस्तों। प्रश्न संख्या दोस्तों 83 है, टायरों में कटी ट्रेड डिजाइन का उद्देश्य होता है। टायरों में जो ट्रेड कटी होती है, थ्रेड कटी होती है, उसका क्या उद्देश्य होता है दोस्तों? तो दोस्तों टायरों की आयु बढ़ाने का काम होता है। प्रश्न संख्या 84 है, किस प्रकार के पहिए में रिम और हब आधे आधे दो भागों में होते हैं? रिम और हब कौन से में होते हैं? स्प्लिट व्हील में दोस्तों। प्रश्न संख्या 85 है कि टायर में एक स्थान पर घिसाव का क्या कारण हो सकता है? टायर में एक स्थान पर घिसाव, ब्रेक ड्रम का अंडाकार होना, टायर एक स्थान से फूलना, उपरोक्त दोनों। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि ब्रेक ड्रम का अंडाकार होना और जो टायर है एक स्थान से फूलना। प्रश्न संख्या 86 है कि स्कूटर के टायर में कितने तक प्लाई रेटिंग होती है? दोस्तों प्लाई रेटिंग का मतलब होता है परतें कितनी होती है, परतों को हम लेयर भी कह सकते हैं। तो दोस्तों जो स्कूटर होता है इसमें 1 से 4 तक लेयर या परतें या प्लाई रेटिंग होती है। प्रश्न संख्या दोस्तों 87 है, टायर और रिम के बीच में ट्यूब रहता है बंद। एकदम सिंपल प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारा 88 है दोस्तों, ट्रैक्टरों में किस प्रकार के टायरों का प्रयोग किया जाता है? ट्रैक्टरों में दोस्तों किस प्रकार का टायर होता है दोस्तों? तो ट्रैक्टरों में होता है 88 का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लो प्रेशर टायर, क्योंकि दोस्तों इसका जो ट्रैक्टर का टायर होता है वो चौड़ा होता है। और अभी मैंने पिछले प्रश्न में भी बताया था कि जो लो प्रेशर टायर होते हैं उनका अधिकांश भाग है वो सड़क पर टच होता है, लेकिन जो हाई प्रेशर टायर होते हैं इनका बहुत कम भाग टच होता है सड़क के साथ में। प्रश्न संख्या 89 है, मोटर कार का टायर प्रेशर निम्न प्रास में होता है। दोस्तों इसका प्रश्न ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा 1.6 से 1.9 किलोग्राम प्रति सेमी क्यूब स्क्वायर। प्रश्न संख्या हमारा 90 है, 91 है दोस्तों, इनमें से कौन सा भाग फ्रंट एक्सल का नहीं है? एकदम सिंपल प्रश्न है, पहले आ भी चुका है दोस्तों मॉडल पेपर में। प्रश्न संख्या 91 है, इनमें से कौन सा भाग फ्रंट एक्सल का नहीं है? तो दोस्तों एक्सल बीम इसका भाग होता है, किंग पिन भी होता है, थ्रस्ट बियरिंग भी होता है। तो दोस्तों 91 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 92 है, पावर स्टीयरिंग का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? सबसे ज़्यादा दोस्तों बैलून टाइप के टायरों में किया जाता है, लेकिन आजकल लगभग गाड़ियों में पावर स्टीयरिंग इस्तेमाल की जाने लगी है। बैलून टाइप के टायर होते हैं दोस्तों जो गुब्बारे के समान होते हैं, ऊपर से एकदम समतल होते हैं दोस्तों, बैलून के टाइप से। प्रश्न संख्या 93 है कि अच्छे स्टीयरिंग में गुण होने चाहिए, मानव शक्ति कम लगे, बिल्कुल सही है, ब्रेक का स्टीयरिंग पर प्रभाव न पड़े, बिल्कुल सही है, स्टीयरिंग सेल्फ सेंटर में रहे, मतलब अपने आप है वो बीच में रहे, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी या 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 है, सही व्हील अलाइनमेंट से क्या हो सकता है? गाड़ी तेज चलती है, मोटर गाड़ी समान गति से चलती है, अगले पहिए समान रूप से घिसते हैं, पहिए शीघ्र घिसते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अगले पहिए समान रूप से घिसते हैं, लेकिन दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केवल पहिए समान रूप से घिसते हैं, क्योंकि अगर अलाइनमेंट सही है तो टायरों की घिसावट बराबर होगी। प्रश्न संख्या 95 है, स्टीयरिंग हार्ड होता है अधिक हवा के कारण, अधिक ग्रीस के कारण, इंजन की कम स्पीड के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 95% का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4
कि उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों स्टीयरिंग हार्ड किसके कारण होता है? अधिक प्ले के कारण या ग्रीस की कमी के कारण, लेकिन अधिक ग्रीस के कारण है वो स्टीयरिंग है वो हार्ड नहीं हो सकता। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर अगर 2 हो जाता, अगर अधिक की जगह कम होता, दोस्तों यहाँ कम ले लिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर 2 हो जाएगा। कम, अधिक की जगह कम शब्द को स्थानांतरित करने पर। दोस्तों प्रश्न संख्या हमारा 96 है कि स्टीयरिंग में फ्री प्ले आती है। स्टीयरिंग में फ्री प्ले किसके कारण आती है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 टायर घिसने के कारण, स्टीयरिंग हार्ड होने के कारण, स्टीयरिंग के भाग ढीले होने के कारण, 1 और 2 दोनों। तो प्रश्न संख्या 96 का उत्तर हो जाएगा स्टीयरिंग के भाग ढीले होने के कारण क्या होता है, स्टीयरिंग में फ्री प्ले हो जाती है। प्रश्न संख्या 97 है कि 4 पहिए वाली गाड़ियों का स्टीयरिंग इस तरह होता है कि आगे के पहिए क्या होते हैं, बिना स्लिप हुए घूमते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 है सस्पेंशन का कार्य होता है। सस्पेंशन सबको पता है क्या होता है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो 98 इसका उत्तर हो जाएगा कि सड़क के झटकों को चेचिस तक न जाने देना, बिल्कुल सही है। मोटर गाड़ी के चलने में अस्थिरता न होने देना, सही है। मोटर गाड़ी को मोड़ते समय पहिए स्लिप न होने देना, ये भी सही है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके अलावा दोस्तों बात करें प्रश्न संख्या जो हमारा 99 है 99 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस होने के कारण डिलीट कर दिया गया है। प्रश्न संख्या हमारा 100 है आधुनिक कारों के अगले पहियों में होता है क्या होता है, इंडिपेंडेंस सस्पेंशन सिस्टम। तो दोस्तों जो मॉडल पेपर 8 था इसके जो प्रश्न थे वो पूरे हो गए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस मॉडल पेपर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों अगर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट बिल्कुल कीजिए। और दोस्तों लाइक तो करना ही है, लाइक तो किसी भी हालत में आपको छोड़ना नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आज की जो प्रश्न है आपके सामने ये है, देखते हैं कितने जवाब मेरे पास आते हैं। कि सबसे पहला प्रश्न है कि कूलेंट क्या होता है। तो आपको दोस्तों कमेंट में बताना है कूलेंट क्या होता है। प्रश्न संख्या दोस्तों हमारा 2 नंबर है कि डीजल इंजन में किस रंग का कूलेंट काम आता है। आप सबको पता है पेट्रोल और डीजल इंजन में 2 अलग अलग रंगों के जो कूलेंट होते हैं वो होते हैं। तो आपको डीजल इंजन में किस रंग का कूलेंट काम आता है वो बताना है। इसके अलावा दोस्तों जो पेट्रोल इंजन होते हैं, पेट्रोल इंजन के लिए जो कूलेंट बनाया जाता है उसमें किस धातु को मिलाया जाता है ये बताना है। दोस्तों आप सबको पता होगा कि पेट्रोल और डीजल इंजन होते हैं, इन दोनों के लिए कूलेंट को निर्माण करते समय दोस्तों 2 प्रकार की जो धातु है उसको उस काम में लिया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि पेट्रोल इंजन में जो कूलेंट डाला जाता है वह किस धातु से बना हुआ होता है, मतलब इस प्रकार धातु का नाम बताना है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे प्रश्न है, तीनों है। और दोस्तों यहाँ मुझे लगता है यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। दोस्तों इसके संबंध में मैं एक छोटा सा वीडियो 3 से 5 मिनट का वीडियो है आपके सामने अपलोड करने वाला हूँ कि कूलेंट क्या होता है, कूलेंट के संबंध में जो हमारी कार्य प्रणाली है उसको बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप है इन 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसके बाद में जो वीडियो आएगा उसकी जानकारी आपको समय पर मिल सके। दोस्तों इसी प्रकार की रोचक खबरों के साथ, बहुत ही अच्छी क्लासों के साथ में, बहुत ही मतलब पूर्ण जोश के साथ में अच्छी अच्छी सूचना न्यूज या कहें कि मॉडल पेपर्स के साथ में अच्छे प्रश्नों के साथ में फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी ने राम राम, गुड मॉर्निंग।